नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। अपन बात करेंगे कृषि विज्ञान की। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल क्लास है जो मैं लेके आया हूं आपके सामने। और जो मेरे जो विद्यार्थी है 11वीं और 12वीं के, वो भी आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं अपन जो कृषि विज्ञान है उसके कौन कौन से टॉपिक है, या फिर बाद में कृषि विज्ञान किस आधार पर पढ़ेंगे अपन राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल क्लास है। क्योंकि राजस्थान पुलिस और पटवार की जो वैकेंसी है बिल्कुल अच्छे से अपने को अंक लेके आने हैं। और कृषि विज्ञान का कोई भी टॉपिक है उसमें से अपने को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ओके दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। कृषि विज्ञान, पहला ही अपना ये आता है कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं। पहला ये आता है कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, जो आपको भी याद रहेगी और अपने जो दोस्त है उनको भी बताओगे आप। बिल्कुल सिंपल सी भाषा। इधर देखें, एनसीईआरटी आधार पर ही बता रहा हूँ मैं, बिना फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा मैं आपको। ओके दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और देखते हैं। कृषि विज्ञान किसे कहेंगे कि एक जो किसान होता है ना, कृषि कार्य तथा पशुपालन व फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, मेरे साथ सभी बोलेंगे। मेरे जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार। आपके सबके कमेंट्स देख पा रहा हूँ मैं। गणेश जी आपको नमस्कार, रविंद्र जी नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनको मैं, अजीज मित्र हैं मेरे, उनको कहना चाहता हूँ कि अपन बोर्ड पे देख के अच्छे से पढ़ें। ओके, तो कृषि विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। पहले तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा है मैंने, एनसीईआरटी आधार पे लिखा है मैंने, और मेरे लेवल के अंदर लिखा है उनको, तो आप आना आराम से अच्छे से देखेंगे। कृषि कार्य तथा पशुपालन फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। कोई किसान है अपना जीवन निर्वाह कृषि से कर सकता है। ओके, आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि कृषि विज्ञान के अंदर 3 शाखाएं चलती है। 3 शाखाएं, तीनों शाखाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 शाखाएं एक किसान 1 साल के अंदर पूरी कर लेता है। कैसे कर लेता है अब देखो आगे। ये अपना खेत, और ये अपना किसान। ये अपना खेत है, ये अपना किसान है। ओके, जैसा भी है अच्छा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन 3 शाखाओं की बात करेंगे। उद्यान विज्ञान, पशुपालन। दोस्तों एक बार अच्छे से देखें, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन। कृषि विज्ञान के अंदर 3 इकाई चलती है, बिल्कुल 3 इकाई चलती है। तीनों इकाई एक जो किसान है वो 1 वर्ष के अंदर पूरी कर लेता है। कैसे करता है देखिए इसमें। पहले करता हूं मैं जो उद्यान विज्ञान है उसकी बात। उद्यान विज्ञान क्या करता है, एक किसान है वो पौधे लगाएगा अपने खेत के अंदर, फलदार वृक्ष, जिसमें अमरूद भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, या जो फलदार पौधे हैं वो लगा सकता है। ओके, और जो फलदार जो पौधे लगाता है उसकी जो दूरी होती है बिल्कुल नियमित होती है, वो है ना, लाइन इंटू लाइन होती है। ओके, और उसमें 8x8 भी रख सकते हैं अपन, कुछ पौधों में 9x9 भी रख सकते हैं अपन, कुछ पौधों में 6x6 भी रखते हैं। ओके दोस्तों, हमारे जो विद्यार्थी है वो अच्छे से देखें। हाँ नमस्कार सभी को। इधर देखें कि जैसे लाइन के अनुसार लगाएगा पौधा,
उद्यान विज्ञान के तहत एक किसान पहले उद्यान विज्ञान का कार्य करेगा और लाइन टू लाइन पौधे लगा देगा, ठीक है, अपने खेत के अंदर। फिर क्या करेगा वो सस्य विज्ञान का, पहले अपने उद्यान विज्ञान का उपयोग कर लिया, अब करेगा वो सस्य विज्ञान का उपयोग। कैसे करेगा कि सस्य विज्ञान के अंदर आती है सारी फसलें, जो अन्न वाली फसलें हैं, वो अनाज वाली फसलें हैं, वो सारी इसके अंदर आती है, ठीक है, दालें वगैरह सब कुछ जो फसल है, जो खाद्यान्न वाली फसल है, वो सारी सस्य विज्ञान के अंदर आती है, ठीक है। तो सस्य विज्ञान में वो क्या करेगा कि अपनी जो फसल है अनाज वाली वो इसके अंदर उगाएगा। कैसे उगाएगा, क्योंकि पौधे लग रखे आराम से लाइन में, और वो जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पर अपनी कृषि कार्य कर सकता है आराम से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके उद्यान विज्ञान के पौधे भी बच रहे हैं, कृषि कार्य भी हो रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तीसरी चीज़ की बात करता हूँ मैं, पशुपालन की। वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर फसल बोई है उसने, तो उसमें खरपतवार उगेंगे कि नहीं उगेंगे, उगेंगे, बिल्कुल उगेंगे। खरपतवार उगेंगे तो खरपतवार को काटेगा यहाँ से और पशुओं को खिलाएगा, खिलाएगा नहीं खिलाएगा, खरपतवार को काटेगा और पशुओं को खिलाएगा, है ना। और अनाज वाली जो फसलें हैं उनमें से दाना वगैरह वो भी पशुओं को खिला सकता है वो, ठीक है। तो तीनों इकाइयाँ एक साल के अंदर किसान एक वर्ष में पूरा कर सकता है। कैसा करता है आपने सब देख लिया है। वैसे सस्य विज्ञान के तहत कर लिया, उद्यान विज्ञान के तहत कर लिया, पशुपालन के तहत कर लिया। पशुपालन से वो दूध उत्पादन करेगा और अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके अंदर दूध का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर एक आदमी है उसको दूध रोजाना मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। ये तीन इकाइयाँ चलेगी अपने कृषि विज्ञान के अंदर, और एक किसान है वो सारी इकाइयाँ पूरी करता है। अब देखते हैं आगे। आप दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि स्क्रीनशॉट ले ले इसका, और ले लिया होगा मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट, और इसको नोट डाउन करना पड़ेगा ना। जो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं वो अच्छे से लिखें, इनको नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये कृषि विज्ञान। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए राजस्थान पुलिस और पटवार के अंदर या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर आती है उसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट क्या गलत नहीं होना चाहिए अपना, बिल्कुल भी, है ना। आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को। हाँ, नमस्कार सभी को, नमस्कार, है ना। पढ़ने में ध्यान देवे, कमेंटों में ज़्यादा ध्यान नहीं देवे, है ना। हाँ, आगे देखते हैं अपन कि जो फसल है अपनी वो किस किस आधार पे होती है ना। तो सस्य विज्ञान की बात कर लेता हूँ मैं अपन। सस्य विज्ञान किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी भाषा में इसकी डेफिनेशन आप सभी जान जाओगे बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर। तो क्या है, फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में है, फसल का उत्पादन करेंगे, मृदा प्रबंधन करेंगे, इसको ही सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान के अंदर पार्ट्स ये है कि अनाज वाली फसलें आएगी, दाल वाली फसलें आएगी, खाद्यान्न वाली फसलें आएगी, ओके, और इसमें रेशे वाली फसलें भी आएगी। इसमें क्या करेंगे, मृदा का प्रबंधन करेंगे अपन। मृदा के अंदर कौन से पोषक तत्व है, किस आधार पर है, उसके माध्यम से देखते हैं सस्य विज्ञान के अंदर। सस्य विज्ञान के अंदर मृदा प्रबंधन भी चलेगा अपना, और बीज विज्ञान भी चलेगा, जिसमें कौन सा बीज किसानों को वितरित किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए सभी यूट्यूब चैनल पे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर भी करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों को बताएं कि कृषि विज्ञान की जो क्लास है अपने सुरेश सर वो पढ़ा रहे हैं। ओके दोस्तों, प्रतिभा एग्जीक्यूटिव मोड के यूट्यूब चैनल पर। आगे देखते हैं अपन कि हाँ जी, हाँ रविंद्र जी, नमस्कार नमस्कार। अब देखते हैं अपन कि एक तो होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है जायद। राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए जो अपन पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं, और मेरे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी एक बार अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा डीपली के अंदर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले शुरू में छोटा छोटा कर करके फिर बाद में धीरे धीरे पूरी मंजिल हासिल कर लेंगे। तो देखिए अपन खरीफ के अंदर की जो फसलें होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, जो वर्षा पर आधारित होती है वो खरीफ की ऋतु की फसल होती है। इसमें बाजरा होगा, जवार,
आगे देखते हैं मूंग, तिल, उड़द आदि। वर्षा ऋतु के अंदर जो भी होती है वो बाजरा, जवार, मूंग, तिल, उड़द आदि, ये खरीफ की फसलें हैं। ओके दोस्तों, आगे देखेंगे रबी, गेहूं, जौ, आगे देखते हैं गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों, तारामीरा। ओके, आगे देखेंगे अपन तो सरसों हो गया, तारामीरा हो गया, ये सारी कुछ रबी के अंदर है। फिर आगे देखते हैं जायद के अंदर क्या होता है। जायद के अंदर जो गर्मियों के दिनों में बोई जाने वाली जो फसलें होती है वो जायद की फसल कहलाती है दोस्तों। और जायद की फसल किस प्रकार से होती है देखिए, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और ग्रीष्मकाल में मूंग। मूंग खरीफ में भी होते हैं, लेकिन कुछ इसकी वैरायटी होती है जो गर्मियों के दिनों में बोई जाती है ना। और जो सब्जियां जितनी भी, ये सारा कुछ जायद के अंदर बोया जाता है। ओके दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छे धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं कि जायद के अंदर, रबी के अंदर और खरीफ के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने। खरीफ के अंदर बाजरा, मूंग है, जवार है, तिल है, उड़द आदि इसके अंदर आते हैं। और रबी के अंदर गेहूं आएगा, जौ आएगा, सरसों आएगा, तारामीरा आएगा। जायद के अंदर तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मूंग, जो ग्रीष्मकाल में मूंग होते हैं वो, और सब्जियां, ये सारी जायद के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सभी का 4 4 और 4, एक जो कुछ भी होता है फसल अपन लेते हैं अपन रबी की, तो वो 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, ये भी 4 महीने खत्म हो जाएगी, ये भी 4 खत्म हो जाएगी, और एक साल में होते हैं 12 महीने। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। अब अभी तक अपन ने ये बात कर ली है, अब करेंगे अपन कि किस प्रकार से अपन इनको अध्ययन कर सकते हैं। ओके, तो रबी खरीफ जायद के माध्यम से मेरे को उम्मीद है मेरे दोस्तों से कि समझ में आ ही गया होगा। कृषि विज्ञान की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी और सस्य विज्ञान की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, और रबी में क्या होता है, खरीफ में क्या होता है, जायद में क्या होता है, वो भी मेरे मित्रों को समझ में आ ही गया होगा। मेरे अजीज मित्र जो जुड़े हुए हैं मेरे से, वो अच्छे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये जो कृषि विज्ञान की जो क्लास है वो डेली रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्यार चाहिए। और वो अपने जो मित्र हैं उनको बताएं कि कृषि विज्ञान की क्लास प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल अवेलेबल है। हाँ राजेश जी, नमस्कार। आगे देखते हैं। अपन कहते हैं मृदा की बात किस प्रकार से करेंगे कि जैसे अपन ने रबी खरीफ सबकी बात कर ली, लेकिन मृदा अच्छी होगी अपनी तभी अपन फसल बो सकते हैं। पता आपको कि मृदा की बात करेंगे अपन, तो पहला ही टॉपिक ये आता है कि मृदा किसे कहेंगे अपन, मृदा कहते किसे है ना। तो इसको सिंपल सी भाषा में एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और इसको कह सकते हैं किसे, कि मृदा की वह परत जो जिस पर कृषि कार्य किया जाता है। मृदा की वह परत जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, कृषण कार्य किया जाता है, उसके मृदा कहते हैं। और मृदा किस प्रकार से कहेंगे अपन, कि मृदा भूमि की जो 10 सेंटीमीटर की जो परत होती है, ये 10 सेंटीमीटर की जो परत होती है ना दोस्तों, इसको कहेंगे अपन मृदा। 10 सेंटीमीटर की जो परत होती है उसको मृदा कहते हैं, जिस पर कृषि कार्य किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपने देखा होगा कि अपन कृषि विज्ञान के अंदर क्या करेंगे कि मृदा की परिभाषा किस प्रकार से करेंगे, कि मृदा की वह परत जिस पर कृषि कार्य किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान के अंदर अपन देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर की जो चौड़ी परत है, ऊपरी परत, उसके ऊपर कृषि कार्य करेंगे अपन। और इसी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी 10 सेंटीमीटर की जो
परत है, इसी के अंदर भी ये वायु का होता है, रंध्रावकाश भी इस पे होता है, और वायु का संचार भी यहाँ तक ही होता है। अगर इसके नीचे चले जाएंगे तो वायु का संचार कम हो जाएगा, और जहाँ पर वायु का संचार व नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, उस क्रिया को क्या कहेंगे? उस क्रिया को विनाइट्रीकरण कहेंगे। विनाइट्रीकरण कहते हैं। नया शब्द आ गया अपने पास कि मृदा विज्ञान पढ़ रहे अपन, विनाइट्रीकरण किसे कहेंगे। तो हाँ, नमस्कार गणेश जी। हाँ, अच्छे से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, पूरा कोर्स कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखे। आगे देखते हैं अपन विनाइट्रीकरण। रुक जा। तो देखते हैं इसी कड़ी के अंदर अपन तो विनाइट्रीकरण किसे कहेंगे अपन? वायु का जो संचार है वह नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, यहाँ कहाँ पर 10 सेंटीमीटर के नीचे के परत पर, या फिर बाद में यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के माध्यम से, तो उसको कहेंगे अपन विनाइट्रीकरण। ठीक है दोस्तों, अपन ने देखा है, मृदा की परिभाषा देखी है, विनाइट्रीकरण के बारे में देखा है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सही चीज़ अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। ओके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मेरे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं मेरे से, वो धैर्य बना के रखे, आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, देखो आगे अपन क्या करेंगे कि मृदा विज्ञान के अंदर देखते हैं अपन। तो भूमि की परत की वह जो 10 सेंटीमीटर की बताया मैंने आपको। अब आगे देखते हैं कि मृदा का अपन रख रखाव कैसे करेंगे। उसके अंदर जो मृदा कटाव हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे। तो आपको एक चीज़ छोटी सी भाषा में बता सकता हूँ मैं कि जैसा भी कैसा भी है, लेकिन राजस्थान का नक्शा है शानदार, है ना। तो ये अपनी अरावली, ठीक है। इस अरावली के 2 पार्ट है, और अपनी मृदा का भी 2 पार्ट है। पार्ट नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन मृदा के जो कटाव हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है। तो देखता है अपन, यहाँ पे लिखेंगे अपन जल, और यहाँ पे लिखेंगे वायु। मृदा का कटाव किस किस तरह से होता है? जल से होता है और वायु से होता है। किस माध्यम से होता है? राजस्थान का नक्शा के माध्यम से देखेंगे। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये नक्शा भी दिख रहा होगा इधर, राजस्थान का नक्शा। तो आप आराम से, टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो उनको राजस्थान का नक्शा भी अवेलेबल अच्छे से दिखाएं। टेक्निकल टीम एक बार कमेंट चेक करें आप राजस्थान का नक्शा। इस राजस्थान के नक्शे के अंदर बिल्कुल आराम से, ये राजस्थान का नक्शा इधर भी बना रखा है मैंने बोर्ड पे भी। इधर देखिए कि राजस्थान के नक्शे की अरावली इस साइड में है, जैसलमेर जोधपुर जो जिला है ये इधर, बाड़मेर वगैरह या बीकानेर वगैरह। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वायु का जो शरण होता है वो इधर ज़्यादा होता है। और जो इस या अरावली जो फैली हुई उदयपुर के यहाँ से लेके अजमेर के यहाँ से लेके सीकर झुंझुनू के यहाँ से लेके अरावली जो फैली हुई है, इसकी इधर की साइड में जल का कटाव होता है, पानी का कटाव होता है। और इधर की साइड में वर्षा अधिक होती है, इधर की साइड में वर्षा बहुत कम होती है। तो यहाँ से निकल रही अपनी चंबल नदी, और चंबल नदी जो है ये सबसे ज़्यादा क्या करती है? अवनालिका शरण करती है। आपको क्वेश्चन पूछे कि अवनालिका शरण कहाँ पे होता है, तो चंबल नदी के माध्यम से। दोस्तों की अपन मृदा के बारे में बात कर लिए। वायु का द्वारा इधर की साइड में होता है, बहुत ज़्यादा वायु का द्वारा मृदा शरण होता है। मृदा का शरण वायु के द्वारा इधर से होगा, और जल के द्वारा इधर से होगा। यहाँ से चंबल नदी बह रही है, चंबल नदी, है ना। चंबल नदी जो है अपनी, ये 12मासी नदी है। कौन सी है? 12मासी। ये 12 महीने ही बहती है, इसलिए 12मासी नदी कहते हैं इसको। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा कटाव होता है? अवनालिका शरण। अवनालिका शरण यहाँ पे होता है बहुत सबसे ज्यादा। मृदा वायु का जो शरण होता है, वो वायु का शरण सबसे ज्यादा होता है इधर की साइड में, पश्चिमी राजस्थान, और इधर है पूर्वी राजस्थान। ओके दोस्तों, फिर आगे देखेंगे अपन। तो क्षरण हो गया, उसका किस प्रकार से करेंगे अपन। तो इधर देखें,
जो क्षरण हो रहा है वो क्षरण किस प्रकार से रोकेंगे अपन। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर वायु द्वारा जो क्षरण होता है, वायु क्षरण, और इधर है जल क्षरण। वायु द्वारा क्षरण और जल क्षरण। मेरे 12वीं के विद्यार्थी या 11वीं के विद्यार्थी जो देख रहे हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट वो देख रहे हैं, तो अपन राजस्थान पुलिस और पटवार के माध्यम से ही इसको क्लियर करेंगे, न कि बिल्कुल ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को जो पूछेगा राजस्थान पुलिस और पटवार के अंदर वो ऊपरी जो चीज़ है ये पूछेगा अधिकतर, और बिल्कुल डीपली के अंदर नहीं बताएंगे अपन। इसलिए आपका लेकिन क्वेश्चन कोई भी छुड़ाएंगे नहीं, है ना। तो देखते हैं जो वायु द्वारा क्षरण पूरा बताऊंगा, लेकिन है ना देरी बना के रखें, पूरा बताऊंगा मैं आपको कि वायु द्वारा क्षरण किस प्रकार से होता है। अभी पश्चिमी राजस्थान में होता है ना, और यह है पूर्वी राजस्थान में होता है ना। तो क्या होता है कि जैसे जल के द्वारा क्षरण हो रहा है या वायु के द्वारा क्षरण होता है, जल द्वारा क्षरण होता है, तो एक तो होता है बौछारी क्षरण होता है, त्वरित क्षरण होता है ना, अवनालिका क्षरण होता है। ये क्षरण जो होता है ये जल द्वारा क्षरण होता है। और वायु के द्वारा कौन सी होती है, एक तो स्थलाकृति होती है, मुख्य इंपोर्टेंट है स्थलाकृति। इससे क्या होता है कि इसमें वायु के द्वारा, जैसे अपना ये खेत है, इसमें मिट्टी है, तो वायु के द्वारा ये उड़ भी जा सकती है, और इस खेत में मिट्टी बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। ओके दोस्तों, समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा भी आ सकती है और इसकी मिट्टी उड़ के भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन वायु के द्वारा जो क्षरण होगा इसमें मृदा का कटाव होकर दूसरी जगह जाएगा अधिकतर। बाकी मिट्टी बहुत कम आती है, लेकिन आती तो है, लेकिन इतनी नहीं आ पाती। लेकिन यहाँ का जो कटाव होता है वो जल के द्वारा मृदा कटाव साथ में बह लेके चले जाती है। अगर मृदा का कटाव होता है और खेत में अपना मृदा कटाव हो रहा है यहाँ से, तो क्या करेंगे कि इसे अपन मेड़बंदी करेंगे, जल निकास की व्यवस्था करेंगे, जल निकास की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अपना खेत है उसमें फुल जल भरा है, तो उसको निकाल लेंगे हल्का सा बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी, है ना। और देखते हैं अपन बौछारी क्षरण, त्वरित क्षरण और अवनालिका क्षरण। अवनालिका क्षरण सबसे ज़्यादा चंबल नदी के वहाँ पे होता है ना, आपको एक बार बताना, चंबल नदी के वहाँ पर। तो अपने को अच्छे से देखना है कि जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए अपने को अच्छी सी दोब घास लगानी चाहिए, या फिर बाद में वो पौधे लगाने चाहिए जिससे मृदा का क्षरण कम हो। वो पौधे लगाने चाहिए अपने को, या वो फसल लगानी चाहिए अपने को जो मृदा की परत को ढक सकें। जैसे छोटी फसल की बात करें अपन, तो मूंग की फसल या उड़द की फसल, जिसके पत्ते हैं बिल्कुल मृदा को ढके रहते हैं, इससे भी जो क्षरण होता है वो कम होता है। त्वरित क्षरण की बात करें अपन, तो त्वरित क्षरण के अंदर क्या होता है कि जो मृदा है उसमें पानी के साथ में बह के चली जाती है मिट्टी, उसको त्वरित क्षरण कहेंगे अपन। फिर आगे देखते स्थलाकृति की बात करें वायु के द्वारा, तो स्थलाकृति में क्या होता है कि मृदा की ज़्यादा मात्रा भी आ सकती है खेत के अंदर, और खेत में से ज़्यादा मात्रा कम भी हो सकती है, क्योंकि उड़ के भी जा सकती है मृदा। आगे देखते हैं मृदा अगर पोषक तत्व की मात्रा अच्छी सी है तो अपनी जो फसल है वो अच्छे से हो सकती है। अगर पोषक तत्वों का हाथ से हो रहा है तो मृदा का नुकसान हो जाएगा। और मृदा की आयु के बारे में एक बार बता दूं आपको मैं, कि आपने सुना होगा कि मृदा आयु जैसे मानव की जो आयु होती है ना, जैसे कि सब बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भाई आदमी जो होता है वो 100 साल का होता है ना, तो इसीलिए जो मृदा होती है उसकी भी आयु होती है। मृदा आयु किस प्रकार से होती है कि जैसे अपना पोषक तत्व है कितने टाइम तक रहेगा वो, और किस आधार पर रह सकता है। अगर पोषक तत्व की मात्रा कम है तो उसमें पोषक तत्व अपन डालेंगे, और पोषक तत्व का अपन किस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जैसे अपने फसल बोई है तो फसल अच्छी सी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा कम है। फिर देखिए अपन पीएच मान के बारे में एक बार सारांश से बताऊंगा मैं आपको। मेरे जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो वीडियो को अच्छे से देखें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। ओके दोस्तों, सबके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसी टाइम पे रहेगी सभी क्लासें, और अधिकतर कृषि विज्ञान के सारे टॉपिक में पूरा क्लियर कर दूंगा इसमें, है ना। कि पीएच मान क्या होता है कि एक स्केल होती है पीएच स्केल।
पीएच स्केल, है ना। यहाँ पे होता है 7 पीएच मान, और पीएच स्केल जो प्रतिपादित जो किया है वो एसपी साइनेसन ने किया है। साइनेसन जो होता है वो वैज्ञानिक है, उसने किया है पीएच स्केल का अनुमानित, और इसका उद्देश्य उसने दिया है। तो देखते हैं अपन, पीएच मान 7 पे होता है तो ये उदासीन होता है, उदासीन। और 7 से अगर अधिक होता है तो वो होता है क्षारीय, और 7 से अगर कम होता है तो वो होता है अम्लीय। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अम्लीय मृदा है अपने पास, तो उसमें किस पोषक तत्व का या किस तत्व का अपन उपयोग करेंगे तो अपना जो है वो क्षारीयता या अम्लीयता कम हो सकती है। तो इसमें देखेंगे अपन, इसमें रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे अपन। अम्लीय मृदाओं का देखते हैं तो किस प्रकार से करेंगे अपन, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे अपन। और क्षारीय मृदाओं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कमेंट देख पा रहा हूँ, जल्दी बताओ आप, क्वेश्चन है मेरा ये क्षारीय मृदाओं के लिए। हाँ इधर देखें, सही बताया आपने, जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग करेंगे अपन। क्षारीय मृदाओं के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे, अम्लीय मृदाओं के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ये आएगा आपके पास में कि फसल उत्पादन करने के लिए, फसल उत्पादन करने के लिए पीएच मान कितना होता है ना। इसके ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। एक तो होता है 6.5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, और चौथा है 8 से 9, है ना। तो इसका आंसर क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सभी का कमेंट में देख पा रहा हूँ, बताइए, जल्दी बताएं। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। टेक्निकल टीम कृपया ध्यान दें कमेंट के ऊपर, और जो कमेंट्स जो दे रहे हैं उनका भी आंसर आप देने की कृपा करें। आगे देखते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। जो 6.5 जो है ये पीएच मान होता है 6.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 तक, ये जो मृदा होती है, यहाँ की जो मृदा होती है वो फसल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है फसल उत्पादन के लिए। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे अजीज मित्रों से कि उनको सब समझ में आ गया होगा, पीएच स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा। ये जो है साइनेसन लिखा है मैंने, ये वैज्ञानिक का नाम है, और उदासीन होती है 7 पे, और यहाँ पे 14 तक की, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। ओके दोस्तों, अपन इसी माध्यम से देखेंगे अपन, और सारी रेगुलरली क्लास करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो उसको अपने दोस्तों को बताएं कि कृषि विज्ञानी क्लासें हैं वो इसी यूट्यूब चैनल प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर सभी को उपलब्ध है, और अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।